फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार, यह मौलिक अधिकार फिलहाल नहीं है। यह मौलिक अधिकार में 12 से 35 में देखिए कि एक्ट, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन का रूपरेखा होगा। सीधे अनुच्छेदबद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है या उसकी कुछ सैद्धांत से क्वेश्चन को अप्लाइड से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां क्वेश्चन थोड़ा गंभीर दिखने लगता है। एक्ट 12, पहले ऐसा देखिए कि एक्ट 12 कहता है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू होता है। भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू होता है। मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू होता है। तो यहां क्या है कि क्वेश्चंस यदि पूछेगा, मूल बिंदु इसका भारतीय राज्य क्षेत्र हो जाती है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या होता है, इसको परिभाषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट जब परिभाषित किया तो राज्य क्षेत्र को परिभाषित करते हुए बताया कि भारत का जो भी हमारा अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिस सीमा पर हम सीमा निर्धारण हो चुकी है, एलओसी जो तात्कालिक रूप से बनाई गई, तो एलओसी जैसे दिखाई जाएगी। भारत का जितने भी राज्य हैं, तो राज्य की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश जिसकी संख्या 8 है, ये भारतीय राज्य क्षेत्र है। साथ ही इसके तहत संविधान से जो परिभाषा और ली गई है कि भारत के सरकार जो होते हैं वह सरकार के 3 अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये परिभाषा में आ रहा है कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है और यह कानून जहां तक, जिस क्षेत्र तक के लिए बनाई जाती है, यह भारतीय राज्य क्षेत्र होगा। इस कानून के अनुसार कार्यपालिका कार्य करती है, तो कार्य जहां तक करेगी वह क्षेत्र भारत है। न्यायपालिका इस कानून के आधार पर जहां तक न्याय करती है वह क्षेत्र भारत है। ये क्षेत्र भारत, यहां तक यह भी क्षेत्र भारत, जहां यह भी क्षेत्र भारत, यही भारतीय राज्य क्षेत्र है। अब इस राज्य क्षेत्र की बात आ गई। अब यहां पर 2 तथ्यों की परिभाषा आती है कि राज्य क्या है। तो राज्य होता है गार्नर के अनुसार जिसके 4 तत्व होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय वर्तमान मान्यता के हिसाब से 5वां तत्व भी निहित कर दी गई है। तो गार्नर ने सबसे पहले राज्य को व्यवस्थित ढंग से परिभाषित किया कि एक निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग हो, उसकी एक आबादी हो, आबादी हो गया, इसकी एक सरकार हो तो सरकार हो गया, और चौथा होता है कि वह आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से संप्रभु हो। यह 4 तत्व जिसमें होगा वह राज्य कहलाएगा, और यह राज्य के रूप में हमारा भारत है, तो भारत राज्य हुआ। अब मैंने यहां कहा कि राज्य जो है 28 है, तो भारतीय राज्य क्षेत्र 28 है, भारतीय राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ये शुद्ध संविधान की भाषा हुआ, तो ये भारतीय राज्य क्षेत्र में आएगा। ऐसे बिहार भारत का राज्य क्षेत्र बिहार, सिक्किम भारतीय राज्य क्षेत्र सिक्किम, ये राज्य क्षेत्र इस रूप में आएगा। इस राज्य क्षेत्र की जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है वो इसी प्रकार से इसकी व्याख्या किया। अब 5वां तत्व भी एक जानकारी रखिए, अंतरराष्ट्रीय मान्यता में तो गार्नर के अनुसार था, ये गार्नर ने बताया है, और इसको वर्तमान में एक मान्यता कहा जाता है कि जब कोई देश आजाद होता है या बनता है तो पड़ोसी देश और अन्य सभी देशों, संप्रभु देश उसको मान्यता देता है। मान्यता देने के बाद ही वह संधि समझौता आप उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। तो यह मान्यता की बात आ गई। जैसे इसे उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपका ये इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर अलग हुआ, उसकी मान्यता
सभी देशों ने दिया, तो धीरे धीरे भारत ने भी मान्यता दे दिया, तो सभी देशों की मान्यता देना पड़ता। तो यह भी एक शर्त के दायरे में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर में यह आया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में यह आया। यह राज्य क्षेत्र है। अब इस राज्य क्षेत्र में यदि कोई भी भारत का आदमी कहीं भी रह रहा है तो भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहा है, तो मौलिक अधिकार इन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। यह समान रूप से कहां होगा? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में होगा। तो क्वेश्चन जब भी आता है तोड़ेगा क्वेश्चंस को, इस राज्य क्षेत्र से पूछेगा। यूपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन आया था, ये गार्डनर की परिभाषा के अनुसार आया था, ये कौन सा तत्व होता है। तो इस प्रकार ये तोड़ करके क्वेश्चन को आधार बनाया जाएगा। अब है कि ये 12 आर्टिकल हो गए, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ राज्य क्षेत्र को देखना है कि राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति जो आते हैं समान रूप से नागरिक होगा। अब इस राज्य क्षेत्र को और भी आता है एक बात कि अब यदि सरकार विदेश में कहीं राजदूत है, दूसरा देश में हमारा राजदूतावास है, तो दूतावास भारतीय संविधान से गाइड होगा। हमारे देश में भी जिन जिन देशों का दूतावास है उन देशों के संविधान से गाइड होता है, तो दूतावास भी आएगा। दूतावास में रहने वाले जितने कर्मचारी होंगे सभी के ऊपर मौलिक अधिकार होगा। भारत यदि कोई क्षेत्र को अर्जित करता है, अर्जित करके वह क्षेत्र भारत में अंगीकार होगा तो वह भारतीय राज्य क्षेत्र के दायरे में आ जाएगा। और किसी क्षेत्र को मिलाना यह हमारा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है तो विधि मान्य हो जाती है। आगे देखिए, अब आर्टिकल आता है 13 का। 13 आर्टिकल यह कहती है कि रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, एक्ट 13 कहता है कि रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि ऐसे कानून को रद्द कर दें और नवीन कानून का निर्माण यहां पर कर सकती है। अर्थात वो जो निर्णय देगा वो नवीन कानून के रूप में लागू हो जाएगी। इस प्रकार से और भी जो कुछ कानून है, जो कानून हमारे देश के भीतर में उत्तरोत्तर विकास की धारा में ले जा रहा है, उस कानून को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे सीआरपीसी और आईपीसी जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, जो कानून की संहिता बनाई थी, हालांकि भारतीय संसद ने इस पर संशोधन किया, लेकिन जो भी किया वह कानून हमें अलग से भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनराविलोकन, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार दिया जाता है और यह अधिकार उसको प्राप्त है। अब एक्ट 14 में देखिए, 14 एक्ट कहता है कानून के समक्ष क्षमता और कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कानून का दो नजरिया है, एक है समता और दूसरा है संरक्षण। क्षमता का मतलब, ये समता जो है ब्रिटेन से लिया गया है और संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। समता और संरक्षण से ही भारत का लॉ एंड ऑर्डर मैनेज होता है। समता के रूप में आता है कि कानून से ऊपर या कानून का समानांतर कोई नहीं हो सकता। देश में कानून सबसे ऊपर है। कानून की शासन हमें स्थापित करना होता है। कानून की शासन स्थापित करके ही हम एक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ देश के भीतर अनुशासन भी रख सकते हैं। तो हमारी लोकतंत्र चलती है। बिना कानून का देश नहीं चल सकता है। तो कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। संरक्षण का मतलब है जहां समता की मूल धारा में यदि कोई व्यक्ति नहीं आया तो उसको प्रमोट की जाती है, उसको संरक्षण दी जाती है। जैसे आरक्षण, आरक्षण से उद्देश्य है कि समता रूपी धारा में आ जाए। तो आरक्षण, तो यह संरक्षण का उद्देश्य भी होता है, क्षमता के रूप में आना। तो कानून के हिसाब से, कानून के नजरों में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कुछ अपवाद में आते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अधिकार कार्यकाल के दौरान जो आदेश निर्देश जारी करेंगे, इससे बाहर रखा गया है।
यह कभी एक व्यक्ति विशेष को हित पहुंचा सकता है, व्यक्ति विशेष की हितकारी हो सकती है, यहां पर भेदभाव किया जा सकता है। यह कानून का उद्देश्य होता है, क्योंकि संरक्षण का उद्देश्य ही है समता की धरा पर लाना। अब जैसे एक बात को देखिए, ये यदि कानून है, कानून ये एक विचारधारा के रूप में आ जाती है। इसके दो नजरिए होते हैं, एक नजर से आपको क्षमता देखना है, तो दूसरा नजर से संरक्षण देखना है। ये समता का है, ये संरक्षण का है। तो भारत माता की दो आंखें हैं, एक समता और संरक्षण। जो समता की मूलधारा में आ चुका है वो आ चुका है, जो नहीं आ चुका है, एक माँ का विचार होता है, यह भी मूलधारा में आ जाए तो ये संरक्षण के रूप में रखा गया। इसलिए भारत को जो हम माँ कहते हैं, जबकि देश शब्द पुल्लिंग होता है, माँ इसलिए कहते हैं कि यह व्यवहार हमारे संविधान के भीतर आचरण के रूप में भी दिया गया है। संविधान के भीतर जो चर्चा की गई है तो वह आचरण हम लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कानून को सम्मान करना सभी व्यक्ति को अधिकार होता है। गरीब, अमीर या कोई बड़ा पदधारी है, सबको इस कानून को प्रति रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यह इस एक्ट पर, एक्ट 14 पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की राजक्रांति 1789 का प्रभाव पड़ा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, किसी भी देश की स्वतंत्रता उसके समता पर डिपेंड करता है। किसी भी देश की स्वतंत्रता, अब्राहम लिंकन के अनुसार, किसी भी देश की स्वतंत्रता समता पर निर्भर करता है। इसीलिए समता यदि किसी देश के भीतर नहीं है तो स्वतंत्रता भी उसके संकट में है। स्वतंत्रता उससे नहीं कहा जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अधिकार की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब वहां स्वतंत्रता विद्यमान है। इसलिए स्वतंत्रता और समानता यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी सिद्धांत के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन की जाती है। अब इस चीज को देखना है कि डायसी भी यही बात को कहा था कि कानून का सिद्धांत एक ऐसे आधार को बनाता है जिसमें कानून अंतर्निहित होती है और इसे अंतःकरण से स्वीकार करना होता है। तो विद्वानों के विचार के अनुसार भी यह व्यवस्था लाया जाता है। समता का अधिकार मौलिक अधिकार का प्राण माना जाता है, कारण जिस मौलिक अधिकार में से समता का अधिकार को हटा देंगे तो अधिकार मूल रूप में नहीं रहेगा। इसलिए मौलिक अधिकार का यदि प्राण कहा जाए तो यह समता का अधिकार है। हालांकि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है, लेकिन आत्मा प्रस्तावना ही है। लेकिन ध्यान से सुन लें, मौलिक अधिकार की आत्मा क्षमता का अधिकार है या किसी भी अधिकार, जैसे धारी स्वतंत्रता का अधिकार में से माइनस समता का अधिकार, तो फिर बताइए स्वतंत्रता का अधिकार कहां बचा? कोई अधिकार नहीं बचता, अधिकार मूल रूप में नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 कहता है कि क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में वर्णन की गई है, तो यहां पर एक प्रकार का रूप दिया गया है, एक व्यवस्था का रूप दिया गया है। इसीलिए इसे भिन्न भिन्न आर्टिकलों में इसे सजाने की काम संविधान सभा द्वारा की गई है। एक्ट 15 कहता है, एक्ट 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर, कोई भी आधार पर सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान में भेदभाव नहीं होगा। तो सार्वजनिक स्थान क्या है? अब यहां एक सवाल यहां फिर खड़ा हो जाता है। सार्वजनिक स्थान में प्रवेश के लिए इनमें से कोई भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस सार्वजनिक स्थान को परिभाषित करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया। सार्वजनिक स्थान का अर्थ होता है, आशय है, सर्वजन जिस स्थान को प्रयोग में लाए वह सार्वजनिक स्थान है। इसमें क्या क्या परिभाषा दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस चीज को देखिए। नदी, होटल, क्लब, वाचनालय, भोजनालय,
नदी का घाट, मनोरंजन का स्थान, फिल्म हॉल, रेलवे स्टेशन, कुआं, ये सब के सब सार्वजनिक स्थान। राज्य किसी स्थान को अपने क्षेत्र में अंगीकार करके घोषणा किया तो उस पर भी सार्वजनिक स्थान राज्य का क्षेत्र हो जाएगा। कोई दुकान है तो वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा, तो कोई दुकान पर सबको ठहरने का स्थान है तब वो सामान लेके जाएगा। इसमें किसी का भेदभाव किसी रूप में नहीं है, लेकिन एक ये तो हुआ समता, ये समता की नजरिया हुआ। अब इसको ऐसे देखिए, ये समता के रूप में लाना है, लेकिन महिला जो है हर जगह नहीं पहुंच पाती है। पुरुष प्रधान समाज के भीतर में महिला को यह अधिकार नहीं मिल पाया, तो महिला और महिला के साथ बच्चे होते हैं जो इन सभी स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या किया गया, भेदभाव नहीं करेंगे, ये समता होगी, लेकिन अब इसको संरक्षण के रूप में दिया गया है। कहां, जिसकी पहुंच नहीं है, तो महिला और बच्चे की पहुंच नहीं है, तो महिला और बच्चे की क्या हो गई, यहां संरक्षण हो गई। यहां नदी में महिला स्नान करने का पहला परिता मिलेगा उसको, वो पहले स्नान करेगा तब पुरुष जाएगा, बच्चे जाएंगे। होटल में पहले महिला को खाना मिलेगा, क्लब में महिला और बच्चे जाएंगे, भोजन में यदि होटल में भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने में भी महिला को पहले भोजन मिलेगा, पुरुष को वेट करना पड़ेगा। ये हमारा मानना नहीं, ये संविधान का मानना है। नदी की घाट पर स्नान करने गया तो पुरुषों को से पहले महिला और बच्चे स्नान करेंगे। फिल्म हॉल में टिकट पहले महिला को मिलेगा, प्रवेश भी महिला को, एक ही गेट है तो महिला का प्रवेश पहले मिलेगा, प्राथमिकता महिला की होगी। रेलवे स्टेशन में महिला को प्राथमिकता है। कुआं में पानी पीने की बात आएगी तो पुरुष भले ही नंबर में लगे हैं, लेकिन महिला आएगी कोई तो पहले इसका भोग करेगी। यह महिला और बच्चों की संरक्षण दी गई है इस सार्वजनिक स्थान में। सार्वजनिक स्थान को प्रभावित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो यह क्या हो गई, संरक्षण। तो इस संरक्षण का माध्यम क्या है कि महिला सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भारत बढ़ भी रहा है, यह संरक्षण हो गया। कानून का नजरिया ऐसी रहेगी। यदि कोई इसमें भेदभाव करेंगे कानून के नजर में दोषी पाए जाएंगे। अनुच्छेद 15 हो गया। और 16 कहता है, एक्ट 16 कहता है कि लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाता है। एक्ट 16 कहता है कि लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाएगा। लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाएगा, तो समता तो हो ही गया, समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जिस वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व, जिस वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व सेवा में, लोक सेवा में कम है, उसे क्या किया जाएगा, उसको कहता है कि आरक्षण दिया जाएगा। समान व्यवहार हो गया तो समता हो गई। समता के धारा पर कोई नहीं है, जो नहीं है उसे आरक्षण से संरक्षण दे करके समता के धारा में लाया जाएगा। अब ये आरक्षण किस आधार से है, तो 3 आधार पर रखा गया है। एक है सामाजिक पिछड़ापन, पिछड़ापन का 3 आधार है, सामाजिक पिछड़ापन। दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन है, और तीसरा आर्थिक पिछड़ापन है। ये 3 पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण दे जा रहे हैं। हालांकि पहले सामाजिक और शैक्षणिक ही था, आर्थिक पिछड़ापन जो था वह सामाजिक पिछड़ापन में ही इंक्लूड की गई थी, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन अलग से अब व्याख्या कर दिया जा रहा है, जिसमें से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% देने की बात है। ये आरक्षण रूपी संरक्षण दी जा रही है। आरक्षण को फिर हम लोग विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। सामाजिक पिछड़ापन में क्या होता है, आर्थिक शैक्षिक में क्या होता है, आर्थिक में क्या होता है। इसमें क्रीमी लेयर है, जहां 8 लाख रुपया से वार्षिक आमदनी यदि आपको अधिक है तो आपके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। शैक्षिक पिछड़ापन में जाता है कि यदि
किसी जाति का 25% बच्चे हायर सेकेंडरी या मैट्रिक पास नहीं किया है तो उसके बच्चे को पिछड़ा माना जाएगा। और सामाजिक पिछड़ापन माना जाता है कि यदि पीने का पानी दूर से लाते हैं अर्थाभाव के कारण। दूसरी बात है कि इस सामाजिक पिछड़ापन में अधिकांश व्यक्ति का घर भी सही नहीं है, वो मिट्टी का घर है, तो ऐसे सूरत में भी यह पिछड़ापन का आधार बनाया जाता है। इस पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण मिलेगी, तो यह आरक्षण संरक्षण हो गई। और संरक्षण का उद्देश्य क्या है? समता को लाना, यह समता की मूलधारा में आ जाएगी, यह आरक्षण है। अभी केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का वह घोषणा किया है जो अगले वर्ष प्रकाशित होगा। तो इसमें जो कैटेगरी में जो आएंगे जो जाति, उसकी आरक्षण बात होगी। फिर विशेष तय संसद द्वारा जो तय होगा वो किया जाएगा। बालाजी राव के मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने भी 60% आरक्षण दे रखा है। 50% तो पहले था, 10% यह ईडब्ल्यूएस का पिछड़ापन के आधार पर आ गया है। आगे आइए, क्षत्र। क्षत्र कहता है अस्पृश्यता। यह गांधी जी की विचारधारा है और गांधी जी की विचारधारा को इस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। एक्ट 17 कहता है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की समाप्ति कर दी गई है। अस्पृश्यता की समाप्ति जिसको कहते हैं छुआछूत। जब एक जाति दूसरे जाति के संपर्क में आते थे तो छूत माना जाता था, इसको छुआछूत की संज्ञा दी गई। अस्पृश्यता की व्यवहार थी भारत के भीतर में, इसे समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ, जिसमें था कि यदि आप इस प्रकार के आचरण करते हैं तो 6 महीने कैद की सजा या 500 रुपये आर्थिक जुर्माना आपको लगेगा। संगीन मामला पर दोनों सजा मिलेगा। लेकिन लगातार आप करते हैं तब आपको 3 वर्ष तक की 2 वर्ष तक की सजा और आपका 2000 रुपये आर्थिक जुर्माना आपको लग सकता है। ये अस्पृश्यता की समाप्ति करने पर बल दिया गया है। ये महात्मा गांधी की विचारधारा है। इसका स्वरूप नकारात्मक श्रेणी में मौलिक अधिकार आती है। लेकिन अब सवाल यहाँ बात का उठता है, इस आचरण का भेदभाव खत्म करना भी जरूरी है कि भ्रातृत्व शब्द पर बल दिया गया है, जो यह अस्पृश्यता रुकावट डाल रहा था। अब धीरे धीरे यह विकास भी कर रहा है। अब यदि कुछ कहीं पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में है तो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब यह लगता है कि गांधी की विचारधारा यह अब संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। एक्ट 18 कहता है कि ब्रिटिश सरकार जो उपाधि देती थी, इस उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार की उपाधि देने की 2 नजरिया थी, एक ही तीर से 2 निशाना लगाती थी। आपका जो हम पुरस्कार दे रहे हैं, इस पुरस्कार के आधार पर आप टाइटल रख रहे थे। तो यह सरकार चाहती थी कि भारतीय संस्कृति जो है वह खत्म हो। ये खत्म करना भी अपना ब्रिटिश सरकार उद्देश्य बनाया था। जैसे सर, खान, कैसर हिंद जैसी उपाधि जो था अब ब्रिटिश भारत सरकार नहीं दे रही है। भारत सरकार कहती है कि शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सिर्फ हम उपाधि देने की परंपरा को रखेंगे, जो दिया भी जा रहा है। शिक्षा अपने जैसा जो व्यक्ति अलग जगाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसे पुरस्कृत होना चाहिए। और देश की सरहद पर यदि प्राणों की न्यौछावर करता जो सेवा दे रहा है, उसको भी सेवा देना, उसको भी उपाधि देना चाहिए। तो शिक्षा और रक्षा 2 क्षेत्रों में देने की बात आई। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत किया गया। जब मोरेरसे की सरकार का वक्त आया 1977 में, वह देखा कि समता का अधिकार प्रभावित हो रहा है, इन्होंने क्या किया, इस चीज को खत्म कर दिया। कहा कि इस प्रकार का पुरस्कार नहीं देंगे, इसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधि बंद कर दिया। लेकिन 14 जनवरी 1980 को जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती है तो पुनः फिर से इसी उपाधि देने की परंपरा को बरकरार रखा। तो इस प्रकार से उपाधि वर्तमान में दिए भी जा रहे हैं। अब देखिए कि ब्रिटिश सरकार जो उपाधि देती थी, जस्ट लाइक जैसे देखिए खान उपाधि मिल गई। ये खान से हिंदू और मुसलमान की पहचान नहीं होती है। खान उनके परिवार में किसी को अवार्ड मिला तो उनके द्वारा उनको जब मिला तो उनका संतान बनाने अपनाने लगा। उसके बाद खान एक टाइटल के रूप में आ गया। राय बहादुर जो बड़े बड़े जमींदार को मिलता था,
तो राय बहादुर की उपाधि जो थी, ये राय टाइटल में आ गया। इस राय को देखिएगा, भारत के अनेक जातियों में टाइटल राय है, एक जाति की पहचान करना यहाँ मुश्किलात है। इसलिए भारत ने भारत की संस्कृति को समाप्त करने की दृष्टि से यह कदम उठाया। वर्तमान में कहा जाता है कि शिक्षा और रक्षा के उपाधि देने के साथ उपाधि को किसी भी आवेदन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उपाधि से आप अपने घर का नाम नहीं रख सकते हैं, यह परहेज है। चूंकि आपके कृत्य को सलाम किया गया तो आपको उपाधि मिली है। यह व्यवस्था समता के अधिकार में है। अब जब आप इस चीज को पढ़ लेते हैं तो एक तेजी से सरसरी नजर में दिमाग रखने के लिए आप उसको 1 मिनट के अंदर कैसे आप 12 से लेके 18 अनुच्छेद तक पहले आप आते हैं, इसको ऐसे देखिए, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। एक्ट 12 कहता है संपूर्ण भारतीय राज क्षेत्र में समान रूप से मौलिक अधिकार लागू होता है। राज क्षेत्र को परिभाषित करने का काम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। गवर्नर ने 4 जो उसके तत्व राज का दिया गया है, उसके आधार से भारत को राज कहा गया। 15 धर्म जाति मूल वंश, 13 रूढ़ि अंधविश्वास परंपरा से मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। 14 कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण प्रदान किया गया है। समता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म जाति मूल वंश लिंग जन्मस्थान में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं की जाती है, लेकिन महिला और बच्चों को संरक्षण प्रदान की जाती है। 16 लोक नियोजन में समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन शैक्षिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जा रहे हैं। 17 अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई है। 18 उपाधि की समाप्ति कर दी गई है, लेकिन रक्षा और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधि को समाप्त कर दिया गया, लेकिन रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में उपाधि देने की परंपरा रखी गई है। ये समता का अधिकार था।